एक मुंबई का लड़का जो कि एफ ट्रेडिंग का क्रेज़ देख करके बिना कुछ सोचे समझे उसमें उतर जाता है और अपने नए नए ख्वाब बुनने लगता है। उसे लगता है कि अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, जैसे कि उसे कोई अमीर बनने का एक शॉर्टकट मिल गया था। लेकिन जब वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है, स्टार्टिंग में उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रुपए लगाने लगता है और बड़ी ट्रेड लेने लगता है, जिसकी वजह से उसका फिर लॉस होने शुरू हो जाते हैं। अब लॉस की भरपाई करने के लिए आगे हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन इसकी कहानी सुनते हैं। लॉस की भरपाई करने की वजह से और ट्रेड लेता है, जिससे कि इसका और लॉस होता है। एक दिन ऐसा आता है कि इसकी जितनी भी सेविंग थी वो सारी सेविंग ख़त्म हो जाती है और ये कंगाल हो जाता है। लेकिन अभी भी इसके मन में था कि काश कोई एक ट्रेड ऐसी हो सकती है, इस बार मैं कोई ऐसी ट्रेड ले सकता हूँ जिसमें कि मैं अपना जितना पैसा अभी तक हारा हूँ या डूब गया उसे मैं वापस से रिकवर कर पाऊँ। इसी चक्कर में वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोसियों से रुपए उधार पे लेता है और उस रुपए से भी वो ट्रेड करता है और वो सारे रुपए भी उसके डूब जाते हैं। अब जब उसने अपनी पूरी सेविंग ख़त्म कर ली, साथ में उसके ऊपर कर्जा भी बढ़ गया, कर्ज के रुपए उसने सारे डुबा दिए। इसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। इतना ज़्यादा बंदा डिप्रेस हो जाता है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। और ये कहानी किसी एक बंदे की नहीं है, ऐसी कई कहानियाँ अगर हम देखने जाएँ तो, और ऐसी कहानी आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि हमारा इंडिया का यूथ तेज़ी से एफ ट्रेड के चक्कर में फंसता जा रहा है। कुछ कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको लंबे चौड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, नोटों के बंडल दिखाते हैं, बहुत सारी कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हैं जिनमें कि चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न है, और उनके लाखों के प्रॉफिट वो दिखाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं और बढ़िया सी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, जिसके चक्कर में आकर के हमारा इंडिया का यूथ एफ ट्रेड करने के लिए जाता है और बुरी तरीके से अपना रुपए हार के आता है। जबकि सेबी भी इस बात को कहती है कि 10 में से 9 ट्रेडर अपना रुपए हारते हैं, केवल एक ट्रेडर होता है जो रुपए बना पाता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क है, इस बात को जानते हुए भी हम फिर भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं ऑनलाइन वो हमें सिखाते हैं कि आपका प्रॉफिट तो होना ही है। अगर मेरा कोर्स बाय कर लोगे तो 100% गारंटी के साथ हमारा प्रॉफिट होगा। खैर, ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केवल ये एक वीडियो नहीं है, बल्कि आज की सोसाइटी के लिए ये एक आई ओपनर है। क्योंकि पहले नशा अलग अलग फॉर्म में था, आज ट्रेडिंग भी एक नशा बन चुका है और इस नशे से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके परिवार को और आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। और वीडियो में आगे कुछ चैप्टर्स में हम वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहले तो हम एफ ट्रेड को समझेंगे, मार्केट को समझेंगे, उसके बाद जो इंडिया में ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे आने वाले टाइम पे ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको अपने सपनों को फॉलो करना है ना, अपने ड्रीम को चेज़ करना है, तो शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल मत भागो। आप प्लीज़ शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल मत जाओ। सक्सेस होने के केवल एक तरीका होता है कि आप हार्ड वर्क और उसी के साथ स्मार्ट वर्क की जो एक लाइन है उस पर आप बराबर कंसिस्टेंसी के साथ में चलते रहो, आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। और अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे ना, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली पूरी शॉर्ट हो जाएगी। प्लीज़ शॉर्टकट का रास्ता अभी छोड़ दो। चलिए मार्केट को समझते हैं। मार्केट में मेनली लोग 2 तरीके के काम करते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर लोग केवल या तो रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, किसी स्टॉक में डाल दिया, या फिर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉन्ड होता है, उसे ट्रेड करने के लिए आते हैं। जो आज हम बात करने वाले हैं वो डेरिवेटिव मार्केट की बात करेंगे। डेरिवेटिव मतलब कि ये कि एक वो कॉन्ट्रैक्ट है और वो अपनी वैल्यू किसी दूसरी कमोडिटी से ड्राइव कर रहा है। जैसे कि एक बॉन्ड है जो कि एल्यूमिनियम को लेकर के बनाया गया है, तो वो बॉन्ड अपनी वैल्यू कहाँ से ड्राइव करेगा? उस बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। जो भी प्राइस एल्यूमिनियम का चल रहा होगा उससे वो बॉन्ड अपनी वैल्यू ड्राइव करेगा। इसे बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट के ही सेगमेंट है फ्यूचर और ऑप्शंस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फ्यूचर और ऑप्शन हैजिंग पर्पस के लिए करे जाते हैं। हैजिंग मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर ये चाहता है कि आगे जो भी अनसर्टेनिटीज़ हो रही हों उससे हम अपने आप को सेव कर सकें। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मानो कि आपकी एक एयरलाइन की कंपनी है और आपको 10 मिलियन टन फ्यूल चाहिए आगे आने वाले 1 साल में। तो आप एक ऑयल वाली कंपनी के पास गए और अभी का जो वैल्यू चल रही थी
ऑयल की वो 70 रुपये कुछ थी। आप उसके पास जाकर के कहते हो आगे आने वाले 1 साल में इतने 10 मिलियन टन फ्यूल की ज़रूरत है, तो अभी से मैं आपसे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ, जिसमें कि ये होगा कि आगे आने वाले 1 साल में मैं आपसे जो 10 मिलियन टन फ्यूल परचेज़ करूँगा, पर टन कीमत 70 रुपये पे होगी। वो कंपनी भी डील डन कर लेती है। अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो आगे आने वाले 1 साल में अगर उसकी वैल्यू 80 रुपये हो जाती है तो भी आपको 70 रुपये में मिलेगा, और अगर उसकी वैल्यू 60 रुपये हो जाती है तो भी आपको 70 रुपये में ख़रीदना ही पड़ेगा। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने एक पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि अगर प्राइस बढ़ते भी हैं कम भी होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं, जितना हमने पहले प्राइस कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था उतना ही हमें अब पे करना पड़ेगा उसके लिए। अगर जितनी आपने डील करी थी और आप बायर हो और उससे ज़्यादा प्राइस हो जाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है कि आपको माल सस्ते दाम में मिल गया। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाते हैं, जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था उससे प्राइस कम चले जाते हैं, तो आपको नुकसान हो जाता है और सामने वाली कंपनी को फ़ायदा होता है। तो ये मतलब होता है हैजिंग का, कि हम आगे आने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनसे अपने आप को सेव कर रहे हैं। अब चलिए अब हम फ्यूचर और ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ये दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे अभी हमने फ्यूचर को समझा कि फ्यूचर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, मानिए कि मैं एक किसान हूँ जिसने कि गेहूं की खेती करी और मुझे ये लग रहा है कि आगे आने वाले 3 महीने बाद गेहूं की फसल जो होगी उसके प्राइस कम हो जाएंगे, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं किसी बायर के पास जाता हूँ, उससे एक डील डन करता हूँ कि आज से 3 महीने बाद जब मैं गेहूँ बेचूँगा तुम्हें बेचूँगा और 2000 रुपये कुंटल में बेचूँगा। सामने वाला बायर भी डील डन कर लेता है, ये सोच के करता है कि अगर 2200 हो गए तो उसे महंगा पड़ेगा, और मैं ये सोच के करता हूँ कि अगर 1800 हो गए तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो हम बीच का 2000 टन कर लेते हैं। और फिर अगर आज से 3 महीने बाद उसे गेहूं का प्राइस 1800 रुपये हो जाता है तो मुझे तो फ़ायदा है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, तो अब मैं उसे 2000 में ही बेचूंगा। लेकिन जो बायर था उसे नुकसान होगा, क्योंकि उसे 200 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि अगर उसी गेहूं की कीमत 2200 रुपये हो जाती है तो भी मुझे 200 का लॉस लेकर के 2000 में उसे बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही फ्यूचर डील डन कर चुका हूं। तो ये तो हो गई फ्यूचर की बात। फ्यूचर मतलब एक आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तय कर लिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकती हो। ये आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि जितने प्राइस पे और जिस टाइम पे आपने कहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को डन करोगे, आपको वो उसे फुलफिल करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन भी एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर मैं आपको समझाऊं तो 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक बाय ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको ये अधिकार दे देता है कि आप आगे चल के उस एसेट को खरीद सकते हो, और जो पुट ऑप्शन होता है वो आपको ये अधिकार देता है कि आप आगे चल करके उस एसेट को आप बेच सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में से कुछ भी कॉल या पुट लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बेच या फिर खरीद सकते हो। तो ये हो गई ऑप्शन की बात। इसे भी एक साधारण से एग्जांपल से समझते हैं। मानिए कि आप एक घर देखने के लिए जा रहे हो। आपने एक घर देखा जिसकी कीमत थी 50 लाख रुपए। अब आपके पास अभी इतने रुपए थे नहीं, तो आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा टोकन दे दिया कि आगे चल के ये घर मैं खरीदूँगा। आपने ऐसा टोकन मनी उसे दे दी 1 लाख रुपए। अब मानिए कि जब आप 3 महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, 3 महीने बाद जब आप घर लेने के लिए जाते हो, आप देखते हो कि घर की कीमत 55 लाख रुपए हो गई है। आपके पास अधिकार था कि आप घर को खरीद सकते हो, क्योंकि आपने कॉल लिया था। तो अब आप घर को खरीद लोगे 50 लाख में ही। आपने 50 लाख में घर को खरीदा, सीधा आपका 5 लाख का फ़ायदा। लेकिन ज़रा मानिए कि अगर उसी घर की कीमत 45 लाख हो जाए तब, तो अगर आप घर को बाय करोगे आपको 50 लाख में ही करना पड़ेगा, मतलब कि सीधा आपका 5 लाख का लॉस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑप्शंस में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती। आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को आप रद्द कर सकते हो, बशर्ते कि जो भी रुपए आपने पहले दिया था, जैसे कि इस केस में टोकन मनी के रूप में 1 लाख रुपए दिए गए थे, तो आप वो अपना 1 लाख रुपए भूल जाओ और बाकी का आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो ये होते हैं ऑप्शंस। अब जैसे कि आपने पुट ले लिया होता कि इस प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार मुझे मिल जाए। इसी एग्जाम्पल को आप उल्टा करके समझोगे तो पुट भी आपके समझ में आ जाएगी। केवल आपको कॉल क्या देता है, खरीदने का अधिकार दे देता है। पुट होता है बेचने का अधिकार दे देता है। और अगर आपके ये फेवर में नहीं आता, मतलब कि अगर आपका लॉस हो रहा हो, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो। बस शर्त इतनी है कि आपने जो भी प्रीमियम पे करा था कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपका डूब जाएगा। मार्केट में ज़्यादा लोग ऑप्शंस करते हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा है, आपको उसे फुलफ़िल करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत बड़ा भी नुकसान हो सकता है।
लेकिन ऑप्शन में आपका बड़ा नुकसान नहीं होता, कम रुपए डालने पड़ते हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग कम रुपए डाल के जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, लेकिन ये कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है आगे आने वाले डेटा में देखते हैं। इसी वजह से आज शेयर मार्केट को एक जुआरियों का अड्डा बना लिया गया है, क्योंकि कम रुपए डालो और थोड़े ही समय में 10 गुना 100 गुना भी रुपए हो जाता है। लोग इतने ज़्यादा रिटर्न निकल आते हैं। तो ना तो उन्होंने कोई प्रॉपर स्टडी करी, ना कुछ देखा सुना, एक तुक्का लगाया, और अगर कभी तुक्का लग भी गया तो उनका अच्छा प्रॉफिट बना, वो दोबारा मार्केट में नहीं आए, और दोबारा अगर मार्केट में आए तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट आज केवल एक जुआरियों का अड्डा बन चुका है। वैसे ये जुआरियों का अड्डा नहीं है, अगर हमने जो अभी समझा है ये केवल इसलिए कि हम हैजिंग कर सकें फ्यूचर की जो चीज़ें आने वाली हैं। अगर वो हमारे फेवर में नहीं हुई तो अपने आप को हम कैसे सेव करेंगे। बिजनेसेस जो हाउस होते हैं वो अपने आप को सेव करने के लिए हैज करते हैं, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग्स होते हैं। इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन आज जो मार्केट को ट्रेड करने का तरीका है ये बिल्कुल जुआरियों का तरीका है, एक जुए का अड्डा बना के रख दिया है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि इंडिया में इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ क्यों हो रही है, एकदम से हमें शेयर मार्केट की हाइप क्यों देखने को मिली। अगर इंडियन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की हम बात करते हैं तो 2019 मार्च में इसकी वैल्यू थी 217 लाख करोड़, जो कि 2024 मार्च में बढ़ के हो जाती है 8714 लाख करोड़ की। इतना एक ड्रास्टिकली जो जंप आया है मार्केट में, इतना ज़्यादा रुपए जो मार्केट में फ्लो हुआ है। इंडियन फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेरिवेटिव मार्केट बन गई है। वर्ल्ड के जितने भी बड़े पहले मार्केट थी, प्लेयर थे, उन्हें पीछे छोड़कर इंडियन मार्केट वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेरिवेटिव मार्केट बन गई है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, एक एक करके उसे डिस्कस करते हैं। मार्केट का इतना एक्सपोनेंशियल ग्रो करने का सबसे बड़ा रीज़न है ये जो ट्रेडिंग वेबसाइट और ऐप्स आपके पास है, क्योंकि पहले इतना आसान ट्रेड करना नहीं होता था। आपको वहाँ पे लोकली जाना पड़ता था, जाके आप ट्रेड कर सकते थे, या फिर आपकी अगर कोई पहचान होती थी तब आप कर पाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन में एक ईजी सा ऐप है जिसका कि इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी टू यूज़ है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में तो वही आपको कोर्स भी ला के दे देगा फ्री में। अगर आप कुछ नहीं जानते तो वो पूरा आपको एक इंडिकेटर लिस्ट बना के दे देगा कि ये मार्केट में चल रहा है, ऐसा होता है। इसकी वजह से जो एक बच्चा भी आता है मार्केट में ना, वो अपने आप को बादशाह समझने लगता है। और ये एप्लीकेशन कोई अपने आप ग्रो नहीं कर गई। आप ज़रा सोचिए कि जो भी एप्लीकेशन आपने ट्रेडिंग की डाउनलोड करी होगी वो आपने कैसे करी डाउनलोड। ज़रूर आप यूट्यूब पर किसी की वीडियो देख रहे होंगे या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी कंटेंट क्रिएटर के आप वीडियो देख रहे होंगे जो कि अपने आप को मार्केट का बादशाह बता रहा होगा। उसके कमेंट सेक्शन में जा कर के, उसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के आपको एक लिंक मिली होगी, उस पर आपने क्लिक करा होगा और तब आपकी वहाँ से ये इन्वेस्टिंग की जर्नी या आपकी ट्रेडिंग की जर्नी चालू हुई थी। इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर केवल ये नहीं जो यूट्यूब पर आपको दिख रहा है, बल्कि वो मूवीज़, वो सारी वेब सीरीज़ भी यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं। जैसे कि 1992 स्कैम, हर्षद मेहता को एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट करा गया कि इतने ज़्यादा रुपए कमाए, इतना अच्छा फ्रॉड कर दिया उसने, इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करा गया। तो जो बच्चे रील देखने के शौकीन थे वो बच्चे अब ट्रेडिंग करने भी आ गए कि यहाँ पे भी शायद ऐसा होता होगा, ज़िंदगी इतनी आसान है जैसे कि हम रीलें सरका रहे हैं। वैसे वहाँ पर भी आए कि यहाँ पे भी क्या करना है, क्लिक ही तो करना है, पता चला पूरा बैंक अकाउंट खाली हुआ। इस तरीके से बच्चों को फंसाया जा रहा है। हालांकि इनकी बात हम बड़ी डीप में करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ यही है। आपको क्या ट्रेडिंग करनी है, कैसी करनी है, कैसे आप करोगे, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करोगे, इन सब की देन केवल इन्हीं से आती है। और हम और आप जैसे लोग यहाँ पर क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस जब दिखाते हैं ना तो वो पूरा हरा हरा होता है, लाखों करोड़ों का इनका प्रॉफिट होता है। इनकी आप गाड़ियाँ देखते हो, घर देखते हो, फिर बाद में इनका आप कोर्स भी देख लेते हो, क्योंकि कोर्स के लिए ही ये सब कर रहे थे कि अगर आप इनका कोर्स परचेज़ करोगे तभी ये वो लॉस की भरपाई कर पाएंगे जो इन्होंने मार्केट में करा है। क्योंकि आप इनके मोहरे हो, अगर आपने कोर्स बाय नहीं करा तो इनका लॉस कैसे पूरा होगा। और आप अगर इस गुरु से सीखोगे जो खुद कंगाल बैठा है, जो अपनी भरपाई आपसे कर रहा है, तो आप भी कंगाल हो जाओगे। अपनी भरपाई करने के लिए आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि आगे जाकर के आप भी अपना कोई कोर्स लॉन्च करो, दूसरों को आप भी पागल बनाओ। लेकिन ये तो फैक्टर है ही, इसके साथ सबसे बड़ा फैक्टर है कोविड-19 पैंडेमिक।
कोविड-19 की वजह से सब लोग अपने घरों में बैठ गए, देश में लॉकडाउन लग गया, हर चीज़ मंदी की ओर जा रही थी, केवल शेयर मार्केट उठ रही थी। उसके पीछे का यही रीज़न था कि लोगों को लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरी जॉब छूट गई, मेरा काम धंधा बंद हो गया, अब मैं रुपए कैसे कमाऊं। तो उन्होंने शेयर मार्केट करना सीखा, ऑनलाइन कैसे अर्निंग करें, क्योंकि आप अगर कोविड के बाद का टाइम देखते हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें शिफ्ट हो चुकी हैं, तो वहीं से मार्केट की भी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की, जो कि आपको इस जाल में ढकेल रहे हैं। आखिरकार इन्हें क्या मिलता है? कभी आपने सोचा है कि इनका क्या फ़ायदा हो रहा है? केवल जो ये वीडियो बना के जिस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, उनसे इन्हें रुपए नहीं आ रहा है, बल्कि ये जो बड़े बड़े फाउंडर्स हैं एप्लीकेशन के, ये लोग इन कंटेंट क्रिएटर को हायर करते हैं कि आप जाओ, हमारा आप प्रचार करोगे जा करके, हम आपको इतने लाख करोड़ रुपए देंगे, जिससे कि आपका भी काम चल जाएगा और जनता हमारे पास आएगी। ये चाहे भूखे नंगे मरते रहें, लेकिन हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, अगर उसका रेवेन्यू हम 1 रुपये मान के चलते हैं, तो उस 1 रुपये में से 80 पैसे केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। अब 80 पैसे मतलब कि 80% रेवेन्यू केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन से आ रहा है, तो वो क्यों ना चाहें कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ना करें। और आपको कौन लाएगा? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इसीलिए वो कंपनी इन्फ्लुएंसर को पे करती हैं, और बाद में आकर के इन्फ्लुएंसर ने देखा कि इतने ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं, चलो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक कोर्स लॉन्च कर दिया जाए, जिससे इनका भला ना हो चलेगा, लेकिन भला हमारा ज़रूर होगा। तो वो अपना कोर्स भी लॉन्च कर देते हैं। अब कमाई इन्फ्लुएंसर की हो रही है, कमाई उस कंपनी की हो रही है, कमाई सरकार की भी हो रही है, लेकिन बर्बाद केवल मिडिल क्लास लोग हो रहे हैं। क्योंकि जो एक हायर लेवल पे बैठे हैं, उन्हें पूरा गेम समझ में आ रहा है, उन्हें हर चीज़ पता है। लेकिन हम और आप जैसे जो लोग हैं, जो कि अपने फ़ोन खोला, थोड़े बहुत इंडिकेटर देखे और रुपए वहाँ पे डालना शुरू कर दिए, कुछ प्रॉफिट ज़्यादा लॉस, और हम ख़त्म। ऑफिशियल डेटा हमें ये बात बताता है कि 2022 की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, एक तो 9 ट्रेडर तो लॉस करते ही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पूरे हम ट्रेडर्स का देखें, एक एवरेज निकालते हैं, तो 1.1 लाख हर ट्रेडर का इतना लॉस है। और ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये आपसे ये वादा करते हैं ना कि अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से 7 का रेशियो रख लो कि 7 ट्रेड आपकी सही जाएंगी, बाकी की 3 आपकी गलत भी जा सकती हैं। तो अगर मैं इसे सट्टा कह दूं, फिर क्या गलत है? क्योंकि अगर जैसे ड्रीम 11 जैसे ऐप भी देखोगे आप, तो वो भी अच्छी तरीके से पूरी पढ़ाई करते हैं, हर इंडिकेटर्स को, पैरामीटर्स को, यहाँ तक कि जो प्लेयर खेल रहा होता है उसकी फैमिली को भी, क्या फंक्शन है क्या नहीं है, आज की डेट उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, इतनी सारी रिसर्च वो भी करके आते हैं। तो आप अगर कुछ ग्राफ पैटर्न देख के बता रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आप ये सिद्ध नहीं कर सकते ये सट्टा नहीं हुआ, क्योंकि जनता तो इसे सट्टे की तरह ही खेल रही है। मैंने आज आपको जितना भी फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में बताया, इनकी ऑडियंस को वो कुछ नहीं पता होगा, मैं गारंटी से बताता हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस मार्केट में अच्छा खासा है। मैं आपको बता दूँ एक बात, ये जितने लोग हैं केवल आपको कोर्स में जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि RSI इंडिकेटर है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाना आपको सिखा दिया, ट्रेंड लाइन बनाना आपको सिखा दिया, चार्ट आपको याद करा दिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको याद करा दिए, कैंडल्स आपको याद करा दें। लेकिन आप क्या जानते हो, ये केवल जो वहाँ पे साइकोलॉजी हो रही है उस टाइम पर, जितने भी ट्रेडर हैं उनकी जो साइकोलॉजी है, केवल उसी को दर्शाता है और कुछ नहीं करता। लेकिन जो आज मैंने आपको बताया कि ये क्यों आए, क्यों थे, इनका इनिशियल पर्पस क्या था, ये क्या होते हैं, ये कोई भी नहीं बताता। अगर ये चीज़ें पता पड़ जाएंगी तो लोग करेंगे क्यों? क्योंकि ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, जो कि आगे चल के अगर वो एसेट हमें चाहिए होगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने उसी को एक ट्रेड बना दिया कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट खेलते हैं, चलो इसकी एक्सपायरी आई, एक्सपायरी से पहले अगर हम कुछ बना पाएँ तो ठीक है, नहीं तो गवा के निकल लो। अब मैं आपको एक ट्रेडर की साइकोलॉजी समझाता हूँ, और ये बिल्कुल मेरा खुद का जेन्युइन एक्सपीरियंस है जो मार्केट का है, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। और मेरे भाई भी हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, ट्रेडर की साइकोलॉजी ये हो जाती है, उस टाइम पर आप कितना भी सीख के गए हो, लेकिन होता क्या है, जब आपने असली रुपए अपने लगाए हैं, तो सबसे स्टार्टिंग का जो ट्रेडर होता है ना, कभी भी वो अपने लॉस को लिमिट नहीं करता है, टारगेट सेट ही नहीं करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसे पता नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसे केवल ये देखा कि रुपए लगाए और रुपए आए, इतना ही पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब वो उसे यही नहीं पता कि मैं लिमिट कहाँ पर लगाऊं, क्योंकि और अगर अपना लिमिट लगा देते हैं तो हिट हो जाता है, उतने हमारे रुपए चले जाते हैं।
और साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है ना कि अगर मेरा प्रॉफिट बना कि शायद और जा सकता है, उसी लालच में आकर के बहुत बड़ा हम लॉस भी कर लेते हैं और सोचते हैं कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा ही होता है कि अगली बार जब हम ट्रेड लेते हैं तो छोटा मोटा प्रॉफिट, ये उसका 2% 3% इतना लेकर के भाग आते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर वही जो ट्रेड हमारी माइनस में जा रही हो, नेगेटिव में जा रही हो, तो हम इंतज़ार करते हैं कि 500 का लॉस, 600 का लॉस। अगर 1000 रुपये डालें तो 1000 में 500 का लॉस हो गया, हम लिए बैठे हैं 50% लॉस। 600 रुपये 700 रुपये का लॉस हुआ, फिर भी हम लेके बैठे हैं कि नहीं 60-70% ही तो लॉस गया है। पूरे लोग ऐसे रुपये अपने डुबा देते हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं ना कि प्रॉफिट छोटा लेके भाग जाते हैं और लॉस को होल्ड करते जाते हैं। ये साइकोलॉजी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा हर ट्रेडर के साथ में होता है। इसीलिए एट द एंड मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा, देखो काम आप वो करो जिससे कि आप अपनी कोई स्किल डेवलप कर रहे हो। मैंने माना कि आप चार्ट देखना सीख चुके हो, उसकी स्किल डेवलप कर ली, लेकिन मैं उसे कोई स्किल नहीं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको निखार रही हो। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर देखते रहना ये कोई स्किल नहीं हो सकती, मैं इसे नहीं मानता। आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनो, रुपए कमाओ, रुपए को इन्वेस्ट करो, आपको अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। ट्रेडिंग भी करनी तो आपकी मर्ज़ी है, अच्छी तरीके से सोच भी लो, समझ भी लो, उसके बाद भी लॉस सबके होते हैं, आपके भी होंगे। अगर आप रिस्क ले सकते हो, लाखों का लॉस आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तो आप करिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो अपने लाखों रुपए अपनी कॉलेज की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस गवा करके बैठ गए हैं। अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था, वो भी मुंबई की थी, कि एक लड़के ने FNO शुरू करा। जब उसके खुद के रुपए डूब गए, उसने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार मांग के करा, वो भी डूब गए। तो पूरे परिवार को उसके अपने सारे एसेट को बेचना पड़ा। सारे एसेट को बेचने के बाद तब उनके पास जितने भी रुपए आए उससे उन्होंने सारे अपने लोन चुकाए और पूरा परिवार उनका सड़क पे आ गया। ऐसी हालत हो जाती है। मैं आपको इन सब चीज़ों से बचाना चाहता हूँ। आप डांस में, म्यूज़िक में, सिंगिंग में और भी पेंटिंग्स में और कितने अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं जहाँ पे कि आप अपने आप को निखार सकते हो। कृपया अपना टाइम वहाँ पर लगाओ, वो ज़्यादा बेहतर है।